हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग थ्योरी नंबर चैप्टर मतलब अध्याय नंबर कितने पढ़ने वाले हैं? 3 पढ़ने वाले हो। क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का गणित का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल। मतलब कि उसी का दूसरा नाम हुआ टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसके नाम पे चर्चा करते हैं। देखिए, दो चर, कम से कम इसमें आपको दो चर मिलेगा। चर क्या होता है? ABCD के जो लेटर होते हैं उसे हम लोग चर संख्या बोलते हैं। ABCD का जो लेटर होता है उसे, लेकिन याद रखिएगा ABCD के लेटर में सबसे ज्यादा अधिकतम जो चर संख्या होता है वह आपका x होगा या नहीं तो y होगा। अधिकतर चर इसी को माना जाता है, x को या नहीं तो y को। चर संख्या क्या होता है? चर संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मान बराबर बदलते रहता है। कभी x का मान 5 हो जाएगा तो कभी x का मान 10 हो जाएगा, तो कभी y का मान 18 होगा, तो कभी y का मान 32 होगा। तो आप ऐसे समीकरण पढ़ने वाले हैं जिसमें चर कै गो होगा? 2 गो होगा। अगर ये चर एक गो होगा तो उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं, ठीक है ना? जो क्लास 7, 8 और 9 में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब क्लास 11, 12 करने जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे 3 गो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब कि साथ में जेड भी शामिल हो जाएगा, ठीक है? रैखिक का मतलब लीनियर होता है, और ये रैखिक होता क्या है? जिस समीकरण का घात केवल एक हो जाए, जिस समीकरण का घात केवल, जैसे कि मान लीजिए हम x लिख दिए, ठीक है? तो x के घात कुछ नहीं है, कितना है? 1 है, तो ये आपका रैखिक होगा। मान लीजिए कहूं पर यदि आप y लिख रहे हैं और y का घात कुछ नहीं था, कितना है? 1 है, तो इसे हम लोग बोल देंगे रैखिक। रैखिक का मतलब समझ गया। और ये समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब समता, जिसमें बराबर का साइन लगा हो ना, वह समीकरण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x या प्लस में y है, तो अभी तक ले इसमें कितने चर है? तो 2 चर है। पहला आपका x चर हो गया और दूसरा आपका y चर हो गया, ठीक है? संख्या हो सकता है 10, 15, 50 दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रैखिक का मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x का भी अधिकतम घात 1 है और y का भी अधिकतम घात 1 है। अब इसे बनाना है समीकरण मतलब इक्वेशन। आप इसमें बराबर लगा दीजिए और बराबर के राइट साइड में क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। ये समीकरण का पहचान होगा। समीकरण पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके बराबर में कोई ना कोई संख्या होगा और अधिकतर जो संख्या मिलेगा वह आपका 0 मिलने वाला है, ठीक है? नाम तो क्लियर हो गया होगा। टू वेरिएबल, 2 गो वेरी वाला मतलब 2 गो चर संख्या होगा, एंड लीनियर जिसका पावर 1 होगा, इक्वेशन जिसमें बराबर का साइन लगा हो। चलिए ठीक है, आइए इसका परिभाषा को देखते हैं। इसका परिभाषा है वह समीकरण जिसका बड़ा रूप, व्यापक का मतलब जनरल रूप, व्यापक का मतलब जनरल रूप, जिसका व्यापक रूप x प्लस में by प्लस में c बराबर में 0 होगा। याद रखिएगा यहाँ पर ना x का गुणांक a है, गुणा के बगल में जो अंक होते हैं उसे गुणांक कहते हैं, और x का गुणांक कितना है? a है, और यहाँ पर b गुने y मतलब y का गुणांक कितना है? b है, और c जो है आपका अचर पद है। अचर पद कहने का मतलब अकंस्टेंट वैल्यू, कंस्टेंट वैल्यू, नॉन वेरिएबल नंबर जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि 5 को कभी भी चेंज करके आप 10 नहीं लिख सकते। 5 ना एक अस्थिर नंबर है, जहां पर 5 लिख दिए मतलब लिख दिए। लेकिन जहां पर यदि आप x लिख रहे हैं तो x की जगह आप कुछ पुट कर सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। तो मतलब चर संख्या के मान बदलेगा लेकिन अचर संख्या का मान नहीं बदलेगा। अब सुनिए, कोई बच्चा कहेगा कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में केवल प्लस होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। ये बात होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है। आइए
के रूप में होता है, कम से कम इसमें दो गो चर है, एगो एक्स है एगो वाई है, ठीक है। लेकिन अचर आपको तीन में मिलेगा, एगो ए एगो बी और एगो सी, बराबर जरूर होगा, ठीक है। के दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें चर क्या गो है, दो गो है, एगो एक्स चर है दूसरा वाई चर है, पावर एक है, इसलिए रैखिक, बराबर में 0 है, इसलिए समीकरण कहलाते हैं। याद रखिएगा, ए के जगह बी के जगह सी के जगह कोई संख्या मिलेगा, लेकिन वह संख्या जो होना चाहिए वह वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब एक की जगह कोई नंबर मिलेगा, वास्तविक संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें टोटल नंबर शामिल हो जाए। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बहुत सारी संख्या हो सकते हैं। अभाज्य संख्या, शून्य संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, टोटल संख्या शामिल हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। और याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा कि ए और बी के जगह कभी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है से बताते हैं। कहता है ए के जगह कभी भी 0 नहीं होगा और बी के जगह 0 कभी नहीं होगा, काला नहीं होगा, उस पर चर्चा कीजिए। और ये तो बताइए दिया कि एक्स आपका और वाई आपका, इसमें दो गो क्या है, चर नंबर है, दो गो चर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आइए अब देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए के जगह बी के जगह 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका इसका व्यापक रूप है ए एक्स जोड़ बी वाई और प्लस में सी बराबर 0। जब मेरे प्यारे बच्चे ए के जगह आप 0 रखिएगा, ए के जगह 0 रखिएगा, ठीक है, क्या रखिएगा 0, तो साथ में एक्स होगा। फिर बी के जगह आप 0 रखिएगा और साथ में क्या होगा, y प्लस में सी बराबर 0। 0 में 1 से गुना करिएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 में y से गुना करिएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, प्लस में सी बराबर 0। सी में 0 जोड़िएगा तो सी बराबर 0। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, क्योंकि सी जो है एक अचर राशि है और अचर राशि तो चर है भी नहीं है, इसलिए ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों के दोनों गायब हो गया। कब गायब हो गया, जब एक की जगह 0 रख दिए, बी के जगह 0 रख दिए, तो ये कोई समीकरण नहीं हुआ। समझे कि ना समझे, इसलिए ए और बी के जगह कभी भी आपका 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि कुछ उदाहरण देना है और उस उदाहरण में बताना है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि एक्स के गुणांक आपका ए का मान देगा, वाई का गुणांक आपका बी का मान देगा और अचर संख्या जो रहेगा वो सी का मान देगा। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। इसमें दो गो चर है, एगो एक्स है एगो वाई है, ठीक है सर। दो चर वाला रैखिक का मतलब इसका घात 1 है, इसका घात है, ठीक है, रैखिक, बराबर में 0 है ना, तो ये समीकरण भी है, ठीक है। अब सुनिए, एक्स का गुणांक कितना है 2, तो ए का मान 2 हो गया। मतलब एक्स के बगल में जो होता है वो ए का मान होता है, ए का मान कितना हो गया 2। और याद रखिएगा वाई के जो बगल में होता है वो आपका बी का वैल्यू होता है, किसका, बी का मान कितना है आपका 3 है। और जो लास्ट में जो जोड़ या घटाव में कुछ भी बचे वो आपका अचर संख्या जो किसका मान है, सी का मान। उसी प्रकार इसको निकाल के दिखाइएगा तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बी का मान कोई बच्चा लिखा होगा 2 तो गलत हो जाएगा। सुनिए माइनस होगा ना तो माइनस को लेते हैं, माइनस को लेते हैं। यदि यहाँ पर हम 9 लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम प्लस 9 लिखे हैं, प्लस को हम लोग छुपा करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए बी का मान ना वाई का गुणांक तो -2 हो जाएगा, -2 याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। और सी का वैल्यू अचर संख्या आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको प्यारे बच्चे बताएंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है। देखिए चर संख्या होने के लिए कम से कम 2 गो चर होना चाहिए, एक एक्स और एक वाई। ये जरूरी नहीं है कि एक्स से वाई में होगा, ABCD के लेटर में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा या तो एस में मिलेगा, नहीं तो टी में मिलेगा, नहीं तो एक्स में मिलेगा, नहीं तो वाई में मिलेगा, कभी कभी ए में मिलेगा और कभी कभी बी में भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए एक्स का गुणांक कौन है 2, तो ए का मान कितना हो गया 2, वाई का गुणांक कितना है 3, तो बी का मान कितना हो गया 3, सी का गुणांक कितना है 7, तो सी का मान कितना हो गया 7। देखिए मेरे प्यारे बच्चे 7 को जब
RHS से LHS में लाइएगा तो ये भी प्लस में इधर जाएगा तो कितनी हो जाएगा माइनस में, और C का वैल्यू आपका -7 हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा एक अगला नोट है कि दो चरों में कम से कम चर कितना, 2 गो, एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा, ज्यामितीय का मतलब जो ज्योमेट्री होगा, उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा या ग्राफ होगा, ठीक है, वह हमेशा एक सरल रेखा होगा। मान लीजिए कि कोई समीकरण ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0 है। यदि आप इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे ना तो हमेशा एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा कहने का मतलब ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। इसमें जो ग्राफ खींचेगा तो ये हमेशा आपका सीधा रेखा मिलेगा। कैसा रेखा मिलेगा? सीधा रेखा। इसी सीधा रेखा को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। हमारा हेडिंग है कि रैखिक समीकरण को जब हल करिएगा, युग्म का मतलब पेयर होता है, युग्म का मतलब पेयर, पेयर कहने का मतलब जोड़ा में, पेयर कहने का मतलब जोड़ा में। जैसे मान लीजिए 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0 है, और नीचे 4x माइनस में 3y या प्लस में 10 बराबर 0 है, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो हम लोग बोलेंगे कि ये समीकरण जो है वह जोड़ा में है, ये समीकरण का युग्म है, युग्म का मतलब पेयर में है। तब उसको हलों की संख्या मतलब कितने हल होंगे, सुनिए। हल होने के लिए एक ही तल में, एक ही प्लेन में 2 रेखा काटना चाहिए। जैसे कि ये एक रेखा गया, यदि इधर से एक रेखा जाएगा और इस रेखा के कोई एक बिंदु पर क्या कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, छेद कर देगा। तो वैसा स्थिति में सुनिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, आई पार से आई पार छेद कर देती है, तब हम लोग उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और याद रखिएगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना तो समीकरण युग्म के हलों की संख्या अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक हल। याद रखिएगा, जिस बच्चों को नहीं मालूम है अद्वितीय का मतलब वह लिख लीजिएगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, ठीक है। अब केवल एक हल होगा तो इस समीकरण जो होगा ना वह आपका संगत समीकरण होगा। नाम है, जब अद्वितीय हल होगा तो समीकरण कैसा होगा? संगत समीकरण होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। दूसरी बात, ऐसा रेखा जो एक दूसरे का समांतर हो। समांतर कहने का मतलब जिसके बीच का अंतर समान हो, जिसके बीच का अंतर समान हो। जैसे ये रेखा ऊपर से जा रही है और नीचे से भी ये रेखा जा रही है, और ये रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि ट्रेन के पटरी, ट्रेन के पटरी एक दूसरे से कभी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। और सुनिए, जब रेखा समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो हल नहीं होगा। जब रेखा एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो हल नहीं होगा। हल तभी होगा जब रेखा एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है ना तो एक गो हल होगा। यहाँ पर एको गो बिंदु पर नहीं ना काट रही है रेखा तो एको गो ना हल होगा, ठीक है। तथा समीकरण असंगत हो जाएगा। संगत या इसी असंगत का दूसरा नाम होता है विरोधी समीकरण। लेकिन याद रखिएगा, देखो बात हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका रेखा है और हम ये आपका एक रेखा है। अगर जब हम रेखे पर रेखा खींच दिए तो एक रेखा बनाने के लिए ना उसमें बहुत सारे बिंदु होता है। क्या होता है? बहुत सारे बिंदु को मिला करके एक रेखा बनता है। क्या बनता है? रेखा। तो ये हो गया एक रेखा। फिर दूसरी रेखा बनाइएगा तो फिर बहुत सारे बिंदु को मिला करके दूसरी रेखा बनाया जाएगा। जब रेखे पर रेखा हो जाए, क्या चीज? जब रेखे पर रेखा हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। कौन रेखा? समपाती रेखा, ठीक है। रेखा पर रेखा। सुनिए, जब रेखा पर रेखा हो गया तो बहुत सारे बिंदु को टच कर रहा है, बहुत सारे बिंदु को टच कर रहा है। तो ऐसा स्थिति में अपरिमित रूप से, मतलब जिसका कोई ठिकाना न हो, उतना हल होगा, मतलब अनेक हल होंगे। इसका दूसरा नाम होता है अनंत हल होंगे, जिसका कोई अंत न हो। और समीकरण आश्रित हो जाएगा। आश्रित कहने का मतलब डिपेंड, आश्रित कहने का मतलब डिपेंडेंट। फॉर द रेस्ट ऑल द रेस्ट।